तो एनसीएफ, जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि एनसीएफ का उद्देश्य क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एनसीएफ की शुरुआत कहाँ से होती है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है, सीखो बिना बोझ के, मतलब बच्चों को जो सिखाया जाए वो बिना बोझ के सिखाया जाए। अगर हम बात करें एनसीएफ की तो यहाँ पे अभी तक 3 दस्तावेज पहले ही बन चुके थे। जो आपका एनसीएफ 2005 है ये चौथा और नवीनतम दस्तावेज है, और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एनसीएफ 2021 या 22 में फिर से अपडेट होकर के आएगा, तो उसमें जो बातें होंगी उसको आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहला एनसीएफ अगर आपसे पूछे संस्करण कब आया तो 1975 में, फिर 1986 के बाद अपडेट की आवश्यकता पड़ी तो 1988 में यह आया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1988, फिर 2000 और वर्तमान में नवीनतम दस्तावेज है ये है 2005। जिस प्रकार से एक देश को चलाने के लिए उसके संविधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में वो सारे नियम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना होता है, उसी प्रकार से विद्यालयों में किस तरीके से शिक्षण व्यवस्था हो, किस तरीके से विद्यालयों के कर्तव्य हो और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए, इसकी सारी बातें एनसीएफ में कही गई हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि एनसीएफ की शुरुआत कहाँ से होती है तो 2005 का जो एनसीएफ है इसकी शुरुआत होती है रविंद्रनाथ टैगोर के लेख एक सभ्यता और प्रगति, इसको आधार मान करके इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार द्वारा एनसीएफ 2005 की रूपरेखा तैयार करने हेतु यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में 23 सदस्यों की एक टीम गठित की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि किसकी अध्यक्षता में, तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर यशपाल, और इनकी समिति को यशपाल समिति के नाम से जाना जाता है। इस समिति द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया। एनसीएफ 2005 क्या है तो विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिक विषय विशेषज्ञों व अध्यापकों ने मिलकर के तैयार किया। एनसीएफ का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछता है कि एनसीएफ का सूत्र क्या है, तो शिक्षा बिना बोझ के या लर्निंग विदाउट बर्डन। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कक्षा 10 की परीक्षा का आधार क्या होगा, तो कक्षा 10 की परीक्षा क्या होगी, ऐच्छिक होगी, क्योंकि कक्षा 10 में आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या है आर्ट साइड पढ़ते हैं, मतलब मैथ जो लेते हैं वो कॉमर्स है ना, सबके सब्जेक्ट चुनने का वहाँ पे मौका मिलता है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम क्या है, अपने स्वभाव में सक्रिय है और सामाजिक है। तो ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में निष्क्रिय देता है तो वो गलत हो जाएगा। अधिगम क्या है, सक्रिय है और सामाजिक है। अब यहाँ पे हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पैडागॉजी में जरूर मिलेगा। हो सकता है डायरेक्टली आपसे ना पूछे, लेकिन पैडागॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं शिक्षण आधारित, उनके ऑप्शंस में आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए। क्या कहा गया कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, है ना, सिर्फ किताबी ज्ञान ना दिया जाए बच्चे को, बल्कि बाहरी जीवन से भी जोड़ करके ज्ञान दिया जाए। पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, ठीक है, मतलब बच्चे को कंठस्थीकरण पे बल ना दिया जाए, बल्कि कैसे बाहरी जीवन से और करके सीखने पर बल दिया गया। रटने की प्रणाली को खत्म करने के लिए बात कही गई है। पाठ्यचर्या जो हो, सिलेबस जो हो, वो सिर्फ पाठ्यपुस्तक केंद्रित ही ना हो। कक्षा को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए, क्लास में कुछ एक्टिविटी भी कराई जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, मतलब सिलेबस में ऐसी चीज़ें हों जिससे राष्ट्र के प्रति बच्चों की आस्था जगे और राष्ट्र के प्रति बच्चों का प्रेम बढ़े। एनसीएफ के कुछ सुझाव थे, तो सुझाव में देखते हैं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर न किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोलता जा रहा है, क्लास में पढ़ता जा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, तो ऐसा ना किया जाए, ये कहा गया एनसीएफ में। क्योंकि पहले आपने देखा होगा गुरु और शिष्य की जब परंपरा थी पहले, है ना, आश्रम वगैरह में, तो गुरु बोलते जाते थे, जो शिक्षार्थी होता था चुपचाप सब सुनता रहता था, तो वहाँ पे बच्चा क्या होता था, निष्क्रिय। इसका विरोध किया गया और कहा गया कि ये ना हो क्लास में। बच्चों की अवलोकन क्षमता का विकास किया जाए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे को ज्ञात हो
वो फिर जो ज्ञात ना हो उसकी ओर पढ़ाया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो चीज़ें बच्चे के सामने हो पहले उसको अध्ययन कराया जाए, फिर जो चीज़ें उसके सामने ना हो इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए। शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि आप मार्केट में जाएं, खरीद लें, घोल करके पी जाएं, आ जाए, जिसको अध्यापक या डाक के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जा सके, अर्थात करके सीखने पर बल दिया जाए, यहाँ पे कहा जा रहा है। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें, ये क्या है? असफलता का प्रतीक है। मतलब मोटी मोटी किताबें, बहुत ज़्यादा सिलेबस, ये क्या है? असफलता का प्रतीक है, क्योंकि बच्चा फिर रटेगा और रट करके पेपर दे आएगा, वहाँ पे कुछ सीख नहीं पाएगा। ज्ञान के परिमार्जन हेतु बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाए कि बच्चे में टैलेंट क्या है, किसी को अगर डांसिंग में है, किसी को सिंगिंग में है या कोई एक्टिंग में है, तो उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसके लिए भी बच्चों को मौका दिया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक टीचर, एक अध्यापक कक्षा में अपने बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करना चाहता है तो वो क्या करे? महात्मा गांधी की कहानी सुनाए, उपदेश दे, या फिर वातावरण स्थापित करे? तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? वातावरण स्थापित करें, या टीचर स्वयं ही वैसा व्यवहार करे जैसा वह बच्चों में चाहता है। शिक्षण में रोचक विधियों का प्रयोग किया जाए, अर्थात व्याख्या विधि का प्रयोग कम से कम किया जाए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की लोकतांत्रिक भागीदारी निश्चित की जाए, मतलब बच्चों को भी मौका मिले अपनी बात को कहने का। सिर्फ टीचर ही प्रश्न ना पूछे, बच्चे भी प्रश्न पूछें, बच्चों की भागीदारी रहे। शिक्षा को समुदायों की गतिविधियों से जोड़ा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों में शिक्षक की भागीदारी निश्चित की जाए। शिक्षा को आदान प्रदान की वस्तु बना दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ और सुझाव दिए गए हैं। सुझाव क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा की शिक्षा कैसी हो? मातृभाषा पर आधारित हो। भाषा शिक्षण का रूप कैसा? बहुभाषिक हो। और बहुभाषिकता क्या है? संसाधन के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक क्षेत्र में घरों की भाषा को प्राथमिक स्तर की पाठशालाओं का माध्यम बनाया जाए। प्राथमिक स्तर की भाषा का माध्यम क्या हो? तो ये आपकी राजभाषा हो। आगे कहा जा रहा है यहाँ पे मातृभाषा होगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर की भाषा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बच्चों को प्राथमिक स्तर के बाद शास्त्रीय और विदेशी भाषाओं से अवगत कराया जाए। कक्षा 3 के बाद परीक्षा कैसी हो? तो कक्षा 3 के बाद मौखिक एवं लिखित भाषात्मक विकास पर बल दिया जाए। कक्षा 4 के बाद बच्चों के समृद्ध और रुचिकर भाषा से संबंधित लेख लिखाया जाए। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा विकास का आधार कौशल हो, कौशल आधारित शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य बहुभाषी बालक तैयार करना हो। मतलब अगर बच्चे को अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है तो मतलब उसके अंदर एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है, अर्थात बहुभाषी बालक तैयार करना हो। अंग्रेजी का प्रयोग मातृभाषा के रूप में ना किया जाए, ये भी कहा गया है। भाषा विकास का क्रम क्या हो? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम कुछ और सुझाव दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया कि शिक्षण व्यवस्था, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा का समर्थन किया, उनके अनुसार शिक्षण व्यवस्था कैसी हो? त्रिस्तरीय हो। त्रिस्तरीय में आप, हम और सिलेबस, मतलब टीचर, बच्चे और सिलेबस। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि त्रिस्तरीय प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई? तो जॉन डेवी, ध्यान रखिएगा। NCF के अनुसार शिक्षण व्यवस्था कैसी हो? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है NCF करता है। और बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें बालक की आवश्यकताओं, रुचियों को ध्यान में रख करके शिक्षा की व्यवस्था की जाए, वही है बाल केंद्रित शिक्षा। NCF के अनुसार शिक्षण व्यवस्था विभिन्न प्रकार के कौशल, अवबोध एवं चिंतन पर आधारित होना चाहिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जो सीटेट या किसी भी राज्य से टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुद के नोट्स बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको नोट्स लेने हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? बच्चों में उत्सुकता जागृत करनी है। शिक्षण कौशलों पर आधारित हो। शिक्षण में कला और विज्ञान दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण में निदानात्मक, उपचारात्मक पद्धतियों का उपयोग किया जाए। निदानात्मक, उपचारात्मक में क्या होता है? पहले हम निदान करते हैं, पता लगाते हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, फिर उसका उपचार करते हैं। तो इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण क्रियाशीलता पर आधारित हो, बच्चा करके सीखे। शिक्षण का मुख्य आधार बालक हो, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाएं वैज्ञानिक आधारित संपादित किया जानी चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप परंपराओं पर आधारित पढ़ा रहे हैं, है ना, तो कैसी हो? मनोवैज्ञानिक पर आधारित हो। शिक्षण पूर्ण रूप से व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए।
शिक्षण विद्यार्थियों की सामवेगिक स्थिति में स्थिरता हो, मतलब सामवेगिक स्थिति, संवेगात्मक रूप से आप शिक्षण कर रहे हो तो संवेगात्मक रूप से भी बैलेंस्ड हो, ये बात कही गई। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, फिर इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के रूप में आपको कराते हैं। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किसको महत्व दिया? तो बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को महत्व दिया गया, क्योंकि मोटी किताबें असफलता का कारण है, इसलिए पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो सभ्यता और प्रगति से। एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो ये 2005 में। यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 38 सदस्य थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्माण जरूरी है, सिलेबस जरूरी है, वरना कैसे क्या आप किस बच्चे को क्या पढ़ाएंगे कुछ पता ही नहीं चलता है, और क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी नहीं पता चलता है। एनसीएफ 2005 में भाषा का फार्मूला क्या है? तो त्रिभाषी फार्मूला, यहाँ से प्रश्न कई बार आया है। अब त्रिभाषा क्या है? तो प्रथम भाषा हो जाएगी हिंदी या फिर राज्य की भाषा, द्वितीय भाषा हो जाएगी अंग्रेजी या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तृतीय भाषा आपकी स्थानीय भाषा, जो भी हो जिस स्थान से आप हो, ये त्रिभाषा है। विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज क्या है? तो एनसीएफ 2005 है। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। एनसीएफ का प्रमुख सूत्र क्या है? शिक्षा बिना भार के, यानी बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो सूचना के रूप में ना दिया जाए, बल्कि बच्चों को हम करके सिखाएं, ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखें। सिर्फ सूचना ना दें कि बस बता दिया और काम खत्म अपना, ये गलत है। हालांकि होता यही है स्कूलों में, बट एनसीएफ इस बात का समर्थन नहीं करता। एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे गलतियां करते हैं, इसका मतलब सफलता का प्रतीक है, और ये समस्या समाधान, मतलब ये समाधान को पहचानने में सहायता करती है। ये प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया जाए। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? तो दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए, है ना, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है? तो महत्वाकांक्षी का मतलब है गणित के उच्च लक्ष्य की, उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करना। अगला देखिए, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का क्या मतलब है? तो लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो कला शिक्षा को इसलिए जोड़ा गया ताकि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा हो और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सके कला शिक्षा के माध्यम से। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? तो एनसीएफ के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र और व्यावसायिक ज्ञान बच्चों को दिया जाए। एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं? तो कक्षा 10 की परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो ये करके सीखने पर बल देता है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो सभी स्तर के विद्यार्थी के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की बात कही गई। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो एनसीईआरटी नई दिल्ली। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि एनसीएफ जारी कौन करता है, कौन तैयार करता है, तो एनसीईआरटी ही तैयार करती है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीएफ 2005 का सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था? तो ये 1993 में। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक परीक्षा, मतलब जो मूल्यांकन हो सामूहिक रूप से हो और लगातार हो, और ओपन मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाएं। एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है? सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति कही गई, मतलब जो सपना है कि हमारा भारत देश जो है और अच्छा हो शिक्षा के क्षेत्र में, एनसीएफ में कहा गया है कि उनकी हम
मतलब एक प्रयास कर रहे हैं कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाए। एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में क्या बताया गया है? इसमें यह कहा गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं, ये बताया गया है। एक चैप्टर है आप में एनसीएफ में, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो अभी भी आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था? ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। थ्योरी पढ़ी आपने, 30 प्रश्न वन लाइनर पढ़े। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी, याद भी आई होंगी। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट है ताकि आप समझ पाएं कि क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे पूछा जा सकता है ये टॉपिक। पहला प्रश्न आपने पढ़ लिया है और एनसीएफ जो है ये कर के सीखने पर बल देता है। उपरोक्त सभी देख करके लालच मत करिए। बाकी ऑप्शन क्या है? रटने वाला गलत हो गया, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 2। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो यहाँ पे दोनों लिखा है जो वो ए और बी दोनों ही सही हैं। किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय आंसर होगा इसका। किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 को तैयार किया? तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आंसर जाएगा प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि बच्चों को रटाया जा रहा है, यही गलत है और यही इसका सही उत्तर होगा। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो सभ्यता और प्रगति से। एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सुविधादाता की भूमिका में होगा? तो यहाँ पे शिक्षक सुविधादाता, फैसिलिटेटर, सुगमकर्ता शिक्षक के लिए कहा गया, क्योंकि शिक्षक बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराता है, चीज़ों को सुगम बनाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्रित, व्यवसाय केंद्रित, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगिता परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन। तो हमने आपको बार बार बताया कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया? इन सभी को सुझाया गया, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश डैश है। निष्क्रिय होगा नहीं, सक्रिय, तो सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, क्या है? सक्रिय और सामाजिक है, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में अच्छे प्रश्न पत्र बनाने हेतु किसे ठीक नहीं बताया गया? अध्यापक प्रश्न बनाए, ठीक है। प्रोफेसर को भी शामिल किया जाए, ठीक है, बट विद्यार्थियों से प्रश्न बनवाया जाए ये गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब गणित की बात आई है तो बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण डैश के लिए किया जाता है। ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो, रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास हो, नैतिक गुणों का विकास हो। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व किसे दिया गया है? प्रश्न संख्या 16। बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को
अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है अध्यापक केंद्रित की ओर गलत हो जाएगा, विषय केंद्र की ओर गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्यों? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करें, भाषा पृष्ठभूमि के कारण, या फिर यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है? तो नवीनतम दस्तावेज है एनसीएफ 2005। पाठ्य योजना से अभिप्राय क्या है? लेसन प्लान जो आप बनाते हैं, पढ़िए। तब तक आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और यहाँ पे उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है। वो सारी चीज़ें पाठ्य योजना में होती हैं। आपके विचार से पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र की रुचियों के अनुसार हो, आवश्यकता अनुसार बदला जा सके, सदुपयोग करता हो। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षक का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू आंसर की यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, योजना की दृढ़ता जो है पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा हो? लिखित परीक्षा के आधार पर, मौखिक परीक्षण, लिखित एवं मौखिक, या फिर प्रेक्षण के आधार पे। तो कक्षा 1 और 2 बच्चों का मूल्यांकन कैसा हो? प्रेक्षण के आधार पर, अर्थात ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग किया जाए। ऑब्जर्व किया जाए, कोई प्रश्न ना पूछा जाए, बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, पीछे से टीचर जाए। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा डीएलएड बीएड के दौरान, वही वाला। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। पहला ऑप्शन है, विश्वविद्यालयों की राजनीति से युक्त रखना। ऐसी कोई बात एनसीएफ में नहीं कही गई है कि इसमें राजनीति को शामिल किया जाए। तो ये ऑप्शन मतलब सत्य नहीं है और यही सत्य है, क्योंकि इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, क्वेश्चन निगेटिव था, ये 3 पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका, ये 2015 सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। तो ये भूमिका है सुगमकर्ता की, टीचर की। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या फिर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। क्वेश्चन नंबर 29 आप कर ही चुके हैं कि ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, तो ये इसको आगे बढ़ाते हैं हम, और ये भी आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ कौन तैयार करता है? तो ये एनसीईआरटी संस्था तैयार करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।